हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, भारतीय एजुकेशन जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो बच्चों, भाज्य संख्याएं, ठीक है, जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। हम एक भाज्य संख्या ले लेते हैं। हमने 36 ले लिया। 36 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो 36 का हम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, तो इसको हम विभाजित करेंगे 2 से। सबसे छोटी संख्या से पहले हम करते हैं विभाजित, तो सबसे छोटी संख्या 2 है। हम इसको 1 से विभाजित नहीं करेंगे क्योंकि 1 से विभाजित करने पर 36 ही आएगा। ठीक है, तो 2 से हम शुरू करते हैं, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसको हम 2 से करेंगे विभाजित। 2 एक कम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 18 भी 2 से विभाजित हो जाता है, तो इसको भी हम 2 से करेंगे विभाजित। 2 नम 18। ठीक है, ये 9 बार हो गया विभाजित। अब 9 2 से विभाजित नहीं होता है, ये 3 से होता है विभाजित, तो इसको हम 3 से करेंगे विभाजित। ठीक है, 3 तियाँ 9 और 3 3 से एक बार में होगा विभाजित, 3 एकम 3। ठीक है, तो आप देखते हैं बाएं तरफ 2 2 3 3। ठीक है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और ये 36 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब इनको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। सो हम फल के रूप में लिखेंगे, तो ये 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 36 एक भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है, और इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो आगे लिखा हुआ है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो ये अभाज्य गुणनखंड हैं, यदि हम इनके क्रम को बदल दें, ठीक है, जैसे 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3 है, तो अगर पहले हम 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 लिख दें, ठीक है, या पहले हम 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन गुणनखंडों का क्रम बदल गया है, लेकिन गुणनखंड 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ही हैं। ठीक है ना, भले ही इनका क्रम बदल गया है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ही हैं। ठीक है, तो बच्चों, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक भाज्य संख्या और लेते हैं, 210। 210 एक भाज्य संख्या है। अब 210 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 210 ये 2 से होगा विभाजित, 2 एक कम 2, 0 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये 3 से होगा विभाजित, 3 तियाँ 9 और 3 पंचे 15। अब ये 5 से होगा 7 बार विभाजित, और 7 7 से होता है 1 बार विभाजित। ठीक है, तो 2 3 5 7 210 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, अब इन अभाज्य गुणनखंडों को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 210 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि 210 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है,
अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब होता है कि यदि हम अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को बदल दें, जैसे कि ये 2 पहले है तो 3 को हम पहले कर देते हैं राइट, 2 को बाद में कर देते हैं, फिर 5 को और फिर 7 को करते हैं राइट, या फिर हम पहले 5 को कर देते हैं, फिर 7 को, फिर 3 को, उसके बाद 2 को, ठीक है। या फिर हम पहले 7 कर देते हैं, फिर 3 कर देते हैं, फिर 5 कर देते हैं, फिर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को बदल दिया है, लेकिन क्रम बदलने से अभाज्य गुणनखंड नहीं बदलते हैं। अभाज्य गुणनखंड 210 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7 ही रहेंगे, चाहे आप उनके क्रम को बदल दो, लेकिन 210 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7 ही रहेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई सी भी भाज्य संख्या आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा गुणनखंडों के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनको क्रम को बदल देने से अभाज्य गुणनखंड नहीं बदलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। यदि एक अभाज्य संख्या p ए स्क्वायर को पूर्ण रूप से विभाजित करती है तो p ए को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, जबकि a एक धन पूर्णांक हो। यानी कि कोई एक अभाज्य संख्या p है, ठीक है, और p अगर ए स्क्वायर को पूर्ण रूप से विभाजित करती है तो p a को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। एक अभाज्य संख्या p, यानी कि हम एक अभाज्य संख्या लेते हैं, ठीक है, 2 एक अभाज्य संख्या है, और a स्क्वायर, यानी कि जबकि a एक धन पूर्णांक हो तो हम कोई एक धन पूर्णांक ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने 4 ले लिया, धन पूर्णांक हमने 4 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर धन पूर्णांक यानी a का हमें स्क्वायर करना है, तो हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2, यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 4 के स्क्वायर यानी कि 16 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, ठीक है। तो जब 2 16 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है तो यहाँ 4 को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, ठीक है ना। यानी कि 2 जब 4 के स्क्वायर को यानी कि 16 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है तो यहाँ 4 को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, ठीक है। एक अभाज्य संख्या हम लेते हैं और 3, ठीक है, 3 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और एक हम धन पूर्णांक ले लेते हैं, मान लिया कि हमने 6 ले लिया, ठीक है। अब इस धन पूर्णांक का हम स्क्वायर कर देते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 छक 36, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि 3 जो कि एक अभाज्य संख्या है 6 के स्क्वायर को यानी कि 36 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ 3 6 को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। आप देख सकते हैं 36 3 से 12 बार में होता है विभाजित, और 6 भी 3 से 2 बार में होता है विभाजित, ठीक है। और यहाँ पर 16 2 से 8 बार में होता है विभाजित, तो 4 भी 2 से होता है विभाजित 2 बार में, ठीक है। तो बच्चों, कोई भी अभाज्य संख्या अगर किसी धन पूर्णांक के स्क्वायर को पूरी बार में विभाजित करती है तो वह उसके वर्गमूल को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 3। जो 3rd पॉइंट है वो है किसी परिमेय संख्या का
दशमलव प्रसार शांत है या अशांत ज्ञात करने की विधि। ठीक है, तो बच्चों कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम बिना भाग दिए हम ज्ञात कर सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q है जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, तो q के गुणनखंड यदि 2 या 5 या दोनों हैं तो p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, यदि q के गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, मतलब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 17/8। ठीक है, 17/8 एक परिमेय संख्या है, राइट, जो कि p बटा q के रूप में है। ये p बटा q के रूप में है, यह एक परिमेय संख्या है। अब q के अभाज्य गुणनखंड यानी कि q क्या है, हर है, और 17/8 में हर क्या है, 8 है, तो हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अगर अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 है या 5 है या 2 5 दोनों है तो 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या है तो 17/8 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है बच्चों, तो हर जो 8 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 8 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो आप देख सकते हैं 17/8 में जो हर 8 है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो शांत दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। 13/3125। ठीक है, ये भी p बटा क्यों के रूप में है, तो हम यहाँ पर क्यों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्यों यानी कि हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो 3125, राइट, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ये 5 से होगा विभाजित। ठीक है, तो 5 6 30 और 1 बचा, 5 दूना 10, 5 पचा 25, ये भी 5 से होगा विभाजित। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचा 25। ठीक है, ये भी 5 से होगा। 5 दूना 10, 5 पचा 25, ये भी 5 से होगा विभाजित। 5 पचा 25 और 5 5 से होगा एक बार विभाजित। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 5 5 5 5 है। ठीक है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। 15/1600। 15/1600 और इसका जो हर है इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 1600 का निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो गया 2 से कटेगा, ये 2 अट्ठे 16 0 0, ये 2 से 2 दूना 4 0 0, ये 2 से 2 दूना 4, ये भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ये भी 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और ये 5 से कटेगा, 5 पचा 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हर 1600 है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बार 2 है,
2 3 4 5 6 और 2 बार 5 है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि जो 1600 है यानी कि 15/1600 में जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों हैं, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर 64/455। ठीक है, तो हर का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हर 455 है तो 55 का हम निकालते हैं, 455 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो ये 5 से होगा विभाजित, पनम 45, 5 एकम 5, 91 बार, और ये 7 से होगा विभाजित, ये 7 से होगा, 7 एकम 7, 7 या 21, और ये 13 से होगा विभाजित, 13 एकम 13 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 है, 7 है और 13 है, यानी कि 5 के अलावा अन्य संख्या भी है, अन्य संख्या 13, 7 और 13 भी है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 दोनों हैं, ठीक है, या 2 है या खाली 5 है या 2 या 5 दोनों हैं, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, लेकिन अगर परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 या 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या है, जैसे कि 7 है, 13 है, 11 है, यानी कि 2 या 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। HCF का मतलब होता है मौसौ, ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का मतलब होता है लॉसौ, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हम दो संख्या ले लेते हैं, 26 और 91। ठीक है, तो 26 और 91 के हम HCF और LCM पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 26 और 91 का हम पहले ज्ञात करेंगे HCF। तो ये 3 बार में होगा विभाजित, 3 छक 18, हासिल 1, 3 दूना 6, हासिल 7। ठीक है, तो 11 में से 8 गया 3, 7 गया 1। ठीक है, तो ये हो गया 13 दूना 26। ठीक है, तो HCF निकल गया 13, यानी कि 26 और 91 का HCF 13 है। ठीक है, अब हम 26 और 91 का LCM निकालते हैं। ठीक है, यानी कि लॉसौ 26 और 91। ठीक है, ये 2 से होगा विभाजित, राइट, ये 2 से नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। अब ये दोनों 13 से हो जाएंगे विभाजित, 13 कम 13, 13 सत्ते 91। ठीक है, और ये 7 से होगा विभाजित एक बार में। ठीक है, तो एलसीएम निकल गया 2 गुणा 13 गुणा 7, ये हो गया आपका 13 दूना 26, 26 और गुणा 7, 26 गुणा 7 होता है 7 छक 42, हासिल 4, 7 दूना 14 और 4 18, यानी कि 182। ठीक है, 182।
तो बच्चों 26 और 91 का HCF 13 है और एलसीएम 182 है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 और 91 का गुणनफल, तो 26 गुणा 91 बराबर HCF गुणा एलसीएम। तो HCF कितना है 13 है और एलसीएम कितना है 182, यानी कि HCF 13 है और एलसीएम 182 है। ठीक है, अब इनका हम गुणा करते हैं 26 गुणा 91, तो 26 गुणा 91 होता है 6 नम 54 2 एकम 2 2 नम 18 6 4 2 6, ये होता है आपका 2366 और 13 गुणा 182, 13 गुणा 182 ये होता है आपका ये भी आपका होता है 2366, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।